देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब कभी भी बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम में आपने ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करना है, ऑप्शनल पेपर्स यानी ऑप्शनल पेपर्स का मतलब सब्जेक्ट्स। तो देखिए जैसे आपको सबसे पहला जो ऑप्शनल पेपर मिलता है वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शनल पेपर जो यहाँ पर आपको मिलता है। नाउ अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसमें एक चीज़ समझ लीजिए कि आप किसी भी पेपर को, किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के पहले आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, यानी यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस विथ ऑनेस्टी, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कि आपने जब ये सब्जेक्ट लिया है तो आप इसको कितना समझ पाते हो, कितना इसका आंसर लिख पाते हो। बिकॉज आपके पास लाख नॉलेज हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अगर कॉपी के अंदर, आपने एग्ज़ाम में कॉपी के अंदर कुछ कम लिखा है या नहीं लिखा है तो ये एग्ज़ामिनर मान लेते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, भले आपको बहुत कुछ आता है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सारे के सारे आपने कंप्लीट रखने चाहिए। तो हम कंप्लीट कब कर सकते हैं? जब आपका किसी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो और उसका राइटिंग कमांड हो, राइटिंग का कमांड। आपको मैं अक्सर कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट से बचिए, रैपिड रिवीजन से बचिए। रैपिड रिवीजन सिर्फ इंस्टीट्यूट वालों को बेनिफिट करेगा, स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। थोड़े लॉन्ग जर्नी के मामले में आप रैपिड रिवीजन से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, मेंस नहीं निकलने का चांसेस हैं, इंटरव्यू भी निकलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि रैपिड रिवीजन का मतलब सिर्फ आपको प्रीलिम्स निकालना है, और आप प्रीलिम्स निकाल के आप कभी भी जज नहीं बन सकते। प्रीलिम्स के साथ मेंस भी चाहिए, इंटरव्यू भी चाहिए। तो एज फार एज बिहार जुडिशियल सर्विसेज इज कंसर्न, तो कोई भी सब्जेक्ट लेने के पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करना है। किसी भी दूसरे तीसरे बंदे की बात नहीं सुननी है, आपने खुद का अपना समझना है कि क्या आप उस सब्जेक्ट को लेने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन जब आते हैं मेंस में तो वहाँ पर आपको केस लॉज मस्ट है। बहुत लोग कह देंगे कि सर बिना केस लॉज के, सर बिना केस लॉ के कभी कोई जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ है क्या? बिना केस लॉ के कोई जजमेंट आप लिख सकते हैं क्या? आप यू आर गोइंग टू बिकम ए जज, और जजमेंट करेंगे तो आपको अपने सपोर्ट में कोई केस लॉ तो होना चाहिए। बिना केस लॉ के आप जजमेंट कैसे लिख दोगे? तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी कोई जजमेंट करें तो अपने सपोर्ट में केस लॉ जरूर डालिए। कभी भी देखिए कोई लॉयर अगर आपके सामने आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो भी केस लॉ डालेंगे, तो केस लॉ के बिना तो लिखा ही नहीं जा सकता। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ लिखा जाए वो ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरी बात से बहुत लोग डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज़ द फैक्ट। जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है मेरा इस फील्ड में, जो उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कह पा रहा हूँ कि हाँ केस लॉ लिखना ज़रूरी है। सिमिलरली इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब आपको ज़्यादा लिखना पड़ता है। मतलब एक सिंपल आप समझो, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 का मतलब अनुच्छेद 21 है, तो अनुच्छेद 21 में आपको कितने सारी बातें, एक लाइन का मैटर है बट उसमें एक वर्ड लाइफ है, लाइफ के ऊपर कितना इंटरप्रिटेशन है। अगर उसने लिख दिया, क्वेश्चन पूछ दिया आर्टिकल 21 के ऊपर, तो आपको लाइफ और लिबर्टी दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है। आई मीन टू से कि अगर आर्टिकल 21 का क्वेश्चन है और वहाँ पर लाइफ शब्द तो आता ही आता है, पर्सनल लिबर्टी आता ही आता है, तो आपको लाइफ से रिलेटेड जितने भी केस लॉज हैं, रिसेंट, अपडेटेड, लैंडमार्क, वो सारे केसेज ऑलमोस्ट डालने हैं। जितना ज़्यादा केस लॉ डालेंगे उतना ज़्यादा आपके अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं, क्योंकि लाइफ शब्द को इंटरप्रेट सुप्रीम कोर्ट ने केस लॉ के जरिए किया है। तो बिना केस लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना ये तो बिल्कुल मतलब सपने वाली बात हो जाएगी। उसी तरीके से पर्सनल लिबर्टी एक टर्म है, तो पर्सनल लिबर्टी को जितने केस लॉज डील करते हैं उसको बिना सोचे समझे लिखना फिर तो बड़ा मुश्किल है फिर।
तो मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है, मेरा ये अपना पर्सनल सजेशन है। हो सकता है कि बहुत से लोग अग्री ना करें, लेकिन मैं ये जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के पहले आपने यहाँ पर बहुत सोच समझ के लेना है ना। दूसरी बात है यहाँ पर करते, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ में आपको हिंदू मुस्लिम, ये काफ़ी ईजी है, हिंदू प्लस मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। देखिए मुस्लिम लॉ में दिक्कत क्या है थोड़ी सी, कि जो लोग नॉन मुस्लिम लोग हैं या इवन मुस्लिम्स भी हैं, तो खैर चलिए मुस्लिम्स की बात मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर नॉन मुस्लिम बंदे हैं तो उनको क्या ना, जो अरेबिक टर्म होते हैं जैसे तलाकुल बिद्दत, तलाकुल सुन्नत, ये सब जो इस तरह के टर्म्स कुछ होते हैं, हिबा, तो ये सब टर्म्स ना मुश्किल होते हैं थोड़ा याद करना, तो यहाँ पर दिक्कत होती है। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम लॉ के अंदर कोई सेक्शन नहीं है, तो आपको सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू लॉ के अंदर बहुत छोटे छोटे पतले पतले से बेयर एक्ट्स हैं, बहुत कम सेक्शन वाले बेयर एक्ट्स हैं, तो आप इसमें से आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, और ये घर घर की कहानी हो जाती है। हिंदू लॉ के अंदर क्या रहना है, बहुत सिंपल है, डिवोर्स का मैटर आता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का मैटर आता है, मेंटेनेंस का मैटर, जो नॉर्मल दिख रहा है वही रहता है, और सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ से रिलेटेड को। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदू लॉ आप लोगों को लेना चाहिए एक नॉर्मल व्यू के हिसाब से। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लेना चाहिए, बट आपका अगर ऊपर कमांड है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस है तो ही लो, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होगी। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टॉर्ट की बात करते हैं, ये सब्जेक्ट थोड़ा शुरू से डिस्प्यूटेड रहा है। क्यों, मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट के मामले में बहुत से लोग कहते हैं सर कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, मज़ा आता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। सर बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, इंटरेस्ट है, ये सब अलग है। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर क्या लिख के आ रहे हो, सही लिख के आ रहे हो, कितना लिख के आ रहे हो, जितना नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर के हिसाब से आप आंसर लिख के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, दैट इज़ द पॉइंट। अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये जो बोल रहा हूँ इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट और टॉट में नंबर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनको कम मिले हैं, और कम मिलने की वजह से उन लोगों का मेंस नहीं हो पाया है। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ऑलवेज ले सकते हैं, बट सोच समझ के लें कि कॉन्ट्रैक्ट और टॉट के क्वेश्चंस अगर आप लिखें तो उस लेवल का लिखें जिस लेवल का वो मांग रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखिए, आपका ट्रस्ट हो गया, इक्विटी हो गया, ये वाला जो पार्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, प्लस टीपीए हो गया, ये वाला पार्ट थोड़ा अपने आप में इजी है। क्यों? क्योंकि टीपीए से आपको 3 क्वेश्चन लिखने हैं, और इन तीनों में से अब इक्विटी में कुछ करना नहीं, इक्विटी में कोई सेक्शन रहता नहीं है, तो उसमें आपको इक्विटी में सिर्फ लीगल मैगजिम्स हैं, अराउंड 11 लीगल मैगजिम्स हैं, उसमें से 5-7 हमेशा रिपीट होते हैं, क्योंकि उसका सिलेबस ही इस तरह का है। लॉ ऑफ इक्विटी में कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो वो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी ज़्यादा नहीं दिक्कत होगा, और ट्रस्ट भी छोटा सा एक्ट है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है कहाँ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में और टीपीए में। लेकिन टीपीए के 3 क्वेश्चन अगर आप लिख सकते हो तो बड़े मजे से लिख सकते हो। और टीपीए में ज़्यादा कुछ नहीं आता, ये मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, इससे रिलेटेड लीज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, सेल हो सकता है, इन सब से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको पूछे जा सकते हैं। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आपको टीपीए लेना चाहिए, ताकि आप इसमें कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाके बिल्कुल पूछो, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकूँ। इसके बाद एक और आपका आता है लास्ट, उसमें आपका है जो 4 जो सब्जेक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ एक मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कमर्शियल लॉ बहुत अच्छे से आप ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत से लोग क्या कर रहे हैं ना कि कमर्शियल लॉ का प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के देख रहे हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल के देख रहे हैं, और उस पैटर्न पे उनको लग रहा है कि कमर्शियल लॉ में हमेशा क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अल्टरनेट ईयर पर या सेम ईयर पर कैसे न कैसे करके रिपीट हो रहा है। तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे से आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, इन केस अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए तो प्लान भी आपके पास पक्का होना चाहिए। तो बिल्कुल ये सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं अपने ऑप्शंस में, लेकिन आपको प्लान भी हमेशा रखना चाहिए। और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता हूँ आप लोगों से, इनमें बिल्कुल सही बात है, इस पर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और इसको बहुत लोगों ने लिख करके पास किया है एग्ज़ाम।
तो ये तो हो गए आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मामले में। तो आपको अगर मेरे हिसाब से अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, आप फैमिली लॉ ले सकते हैं, आप ट्रस्ट वाला ट्रस्ट इक्विटी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट TPA और कमर्शियल लॉ ले सकते हैं, या ऊपर से आप कॉन्स्टिट्यूशन ले सकते हैं, फैमिली लॉ से है, और ट्रस्ट ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा, मैं पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं बार बार कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे व्यू से आप इत्तेफाक ना रखें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा बचने की कोशिश करिए, क्योंकि नंबर पता नहीं बहुत अच्छे अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के नंबर कब मिले हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो और ये कॉन्ट्रैक्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, बड़े एक एक पैराग्राफ के क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब नॉर्मली आपको थोड़े उलझे से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो अगर नहीं ठीक से आपने कवर किया तो दिक्कत हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग को थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में जाओ, पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हो। और हम लोगों ने शुरू कर दिया है बैचेज, अगर जिनको इंटरेस्ट है वो आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही।